Hello students, how are you all? In the previous class, I was teaching you about cloning vectors, okay? And I have told you there are different types of cloning vectors that are used for expression for a gene into the host cells, ठीक है? तो अब एक बार मैं आपको जितना मुझे पढ़ाया था मैंने बायोटेक के बारे में वो थोड़ा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ आपके सामने में, ठीक है? क्योंकि जानना जरूरी है। जितना हम आगे पढ़ते रहेंगे ना और पीछे का बोलते रहेंगे तो फिर क्या है कि पूरा गेम खराब हो जाएगा। समझे आप इस चीज को, ठीक है? थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि मेनली अब हमें जो पढ़ना है ना, जो आज का टॉपिक है बेटा, वो क्लोनिंग वेक्टर है, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, ठीक है? जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसफरिंग फॉरेन जीन इनटू दी होस्ट सेल्स, ठीक है? लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि उसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है? हम क्यों जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है? थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने में इसको दोबारा, ठीक है? बात ये थी बेटा कि बायोटेक जो फील्ड है ना, बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है? समझ रहे हैं? सुनना दोबारा इसको आप। फिर मैंने बताया था आपको कि इस बायोटेक में क्या कर रहे हैं अपन कि एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के पार्ट से या फिर उसकी सेल से, ठीक है? उसकी बॉडी पार्ट की जो सेल है, ठीक है, स्पेशल बॉडी पार्ट, जैसे मैं ह्यूमंस का एग्जांपल देता हूँ कि हमें बनाना है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है? तो मैं किस बॉडी के जो पार्ट से बाहर निकालूंगा मैं जीन को? पैनक्रियाज ग्लैंड की बीटा सेल से, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि जो पैनक्रियाज ग्लैंड की बीटा सेल है इट कंसिस्ट स्पेसिफिक जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ठीक है? और वही होता है कि इंसुलिन हार्मोन इज यूज्ड टू ट्रीट डायबिटिक डिजीज, ठीक है? जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बाहर से वो इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है, देखो बायोटेक की हेल्प से कैसे बना इंसुलिन हार्मोन, ठीक है? जान लीजिए आप कि हमने वो जीन आइसोलेट किया कहां से? बीटा सेल से, ठीक है? जीन के अपने आप में बेटा डीएनए है, ठीक है? अब इस डीएनए को आपने आइसोलेट तो कर लिया, लेकिन आइसोलेशन करने के लिए भी आपको जो है एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? क्योंकि जो वो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन को आप कट करेंगे तभी तो वहां से जीन और डीएनए को आइसोलेट कर पाएंगे, ठीक है? जीन आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है? अब उस जीन और जीन या डीएनए को आपने कट कर दिया स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है? अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं बेटा ये भी अलग अलग साइज के बने हैं, लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स, मीडियम साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स, स्मॉल साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है? तो बताया था आपको मैंने, ठीक है, कि एक टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है? फिर क्या होगा बेटा, इस टेक्निक्स की हेल्प से, ठीक है, हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं और जो शूटेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स होगा उसको हम आइसोलेट करने के बाद, ठीक है, उस शूटेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लाइगेट कर देंगे साथ किसके? वेक्टर डीएनए के, ठीक है? लेकिन बताया था आपको मैंने कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कट करता है फॉरेन डीएनए को, ठीक है, वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कट करेगा किसको बेटा? वेक्टर डीएनए को, ठीक है? वेक्टर डीएनए को जब कट कर देगा तो वहां स्पेस बन जाएगा, वहां पर हम किसको लाइगेट कर देंगे? फॉरेन डीएनए को, ठीक है? बाय द हेल्प ऑफ वन अनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज, ठीक है? और अब बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? होस्ट सेल्स में, ठीक है? समझ रहे हैं आप इस चीज को? अब बात ही आती है कि सर हम वेक्टर डीएनए को यूज क्यों करते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं आप इस चीज को? वेक्टर डीएनए क्या अपने आप में, हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो बेटा अब यही हमें पढ़ना है आज, ठीक है? पहले बताया था आपको मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर कि कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, इनका रोल क्या है, ठीक है? लेकिन आज थोड़ा सा आप इसको डीपली देख लें क्योंकि ये टॉपिक आपने दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है? ये स्पेसिफिक क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जो अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है? तो पहले तो ये सुन लीजिए कि जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं इनको आप बोल सकते हैं जीन क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है? अब क्लोनिंग मीन्स क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लेक्शन, कि जो आप फॉरेन डीएनए, एक फॉरेन डीएनए, एक टारगेट डीएनए जिसको आप लाइगेट कर रहे हैं साथ किसके? क्लोनिंग वेक्टर के, और ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पर? होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है? तो आपको पता है कि होस्ट सेल्स भी डिवाइड होती है बेटा। जो होस्ट सेल्स जैसे आपने बैक्टीरियल सेल यूज किया है तो बैक्टीरियल सेल्स भी क्या होंगी बेटा? डिवाइड होंगी, 1 से 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 मिलियन सेल्स बन जाएंगे होस्ट सेल्स, ठीक है? आफ्टर सेल डिवीजन, ठीक है? उनकी पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? अब उन्हीं सभी पॉपुलेशन, उन्हीं सभी न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू बैक्टीरियल सेल्स के अंदर वो डीएनए प्रेजेंट होगा बेटा जो हमने किसी एक होस्ट सेल्स में डाला था, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो डीएनए था, ठीक है, उसको मैं लाइगेट किया था वेक्टर डीएनए के साथ, ठीक है?
अब आपको पता है कि वेक्टर डीएनए का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये था, बता चुका हूं आपको मैं कि इट ऑटोनोमियसली सेल्फ रेप्लिकेट, और जितनी बार ये खुद रेप्लिकेट होगा उतनी बार ये फॉरेन डीएनए को भी रेप्लिकेट करेगा जिसको हमने इसके साथ भेजा है, ठीक है, और मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी फॉरेन डीएनए, ठीक है, विद इन होस्ट सेल्स, और फिर वही डीएनए ट्रांसफर होते रहेंगे कहां पर, न्यू वेक्टर सेल्स के अंदर, ठीक है। अब जब डीएनए न्यू सेल्स में जा रहा है तो अब डीएनए का बारे में पढ़ चुके हैं बेटा चैप्टर 6 के अंदर कि डीएनए क्या करेगा होस्ट सेल्स के अंदर बेटा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा, एंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन क्या बनता है, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनने के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, एंड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रोटीनियस सब्सटेंसेज आर फॉर्म, ठीक है। अब जो ये प्रोटीनियस सब्सटेंसेज बनेंगे इनटू दी होस्ट सेल्स, इनको हम बोलेंगे बेटा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि किससे बनी है ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। और ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन सी होगी, जब हमने पैनक्रियास ग्लैंड की बीटा सेल से डीएनए को निकाला था तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, इंसुलिन हार्मोन के लिए। तो अब उन होस्ट सेल्स में कौन सी प्रोटीन बन रही है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, और हार्मोन्स होते हैं सारे क्या होते हैं, प्रोटीनियस सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है। लेकिन अब मेन जो हमें फोकस करना है वो ये था कि सर क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर ऐसी कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम क्लोनिंग वेक्टर्स को यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो आप समझना इस चीज को। अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर्स की, जो अपने सिलेबस में है। फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर्स बेटा that was constructed in 1977 by 2 scientists, ठीक है। और वो साइंटिस्ट कौन थे, वो अभी इस नेम के अंदर आ जाएगा बेटा। अब देखो जो PBR322 है, ये पी बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लाज्मिड को। किसको इंडिकेट कर दिया, प्लाज्मिड को, ठीक है। खुद जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं बेटा वो अपने आप में डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब जो ये प्लाज्मिड डीएनए है इट इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बता चुका हूं आपको मैं, ठीक है। क्या कहलाता है प्लाज्मिड डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डबल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, दैट प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स, ठीक है। लेकिन ये जो PBR322 बनाया गया था बेटा, ये जो प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेट किससे किया गया है, बैक्टीरियल सेल से, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। अब P तो इंडिकेट कर रहा है प्लाज्मिड डीएनए को, ठीक है, और जो B है, B इंडिकेट कर रहा है एक साइंटिस्ट का नेम बॉलिवर, और R भी इंडिकेट कर रहा है साइंटिस्ट के नेम को रॉड्रिगेज। ये दोनों साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था किसको, PBR22, उन्होंने लैब के अंदर बनाया था इसको ना, क्लोनिंग वेक्टर को। और जो 322 है बेटा इट इज ऑर्डर, ठीक है, ये नंबर है उस प्लाज्मिड डीएनए का, ठीक है, जो बनाया गया था इन दोनों साइंटिस्ट ने लैब के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो 322 जो है ना वो एक कह सकते हैं नंबर है प्लाज्मिड डीएनए का, जो उसको दूसरे क्लोनिंग वेक्टर से, दूसरे प्लाज्मिड डीएनए से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है। जैसे बेटा एक क्लोनिंग वेक्टर्स और है PBR325, एक और है PBR327, PBR328। अब आप देख लीजिए इन सबके नंबर अलग अलग है ना, 25, 27, 28, ठीक है। तो वो जो 322 है बेटा ऑर्डर, ठीक है, वो अलग कर रहा है इसको इन सभी से, 25 वाले से, 27, 28 से, ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर इंडिकेट कर रहा है कि भाई प्लाज्मिड डीएनए को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये अदर प्लाज्मिड डीएनए से, क्योंकि उसी एक लैब के अंदर बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स बनाए गए थे। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। अब बात चल रही है अपनी कि जो ये प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है, इस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर जो PBR322 था फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट जीन क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, जो जीन क्लोनिंग में हेल्प करेगा इनटू दी होस्ट सेल्स, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा उस जीन की, उस डीएनए की, ठीक है। इसके अंदर से कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर नहीं, जितने भी क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं बेटा, ठीक है, दे कंसिस्ट 3 फीचर्स। अगर ये 3 फीचर्स नहीं होंगे तो वो क्लोनिंग वेक्टर्स किसी भी काम का नहीं है। समझ रहे हैं आप उस चीज को। उसके साथ आप लाइगेट करके अगर भेज देंगे ना किसी फॉरेन डीएनए को इनटू दी होस्ट सेल्स, ठीक है, तो अगर वो 3 फीचर्स नहीं होंगे तो फिर किसी काम का नहीं, फॉरेन डीएनए है ना, वो प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। अब वो 3 फीचर्स कौन से हैं, ठीक है, उन्हीं की स्टडी करनी है हमें। एक तो है बेटा फर्स्ट फीचर ओरी साइट, ओके, दिस ओरी साइट अकर्स इन अ प्लाज्मिड डीएनए, ओके।
एंड दिस ओरिसाइट इनिशिएट वन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। दिस वन इज स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस साइट, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस की साइट होती है दैट इज कॉल्ड ओराइसाइट एंड इट इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस, ओके। ओराइसाइट इज ऑल्सो नोन एज इनिशिएशन साइट, ओके, और जेनेटिक साइट, ये नाम है इसका, ठीक है। अब बात ये चल रही है कि इफ वी लिंक फॉरेन डीएनए, जो हमने बाहर निकाला डीएनए, ठीक है, इफ वी लिंक फॉरेन डीएनए अलोंग विद ओराइसाइट, ठीक है, देन दिस फॉरेन डीएनए और टारगेट डीएनए शो रेप्लिकेशन, इट रेप्लिकेटेड, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ओराइसाइट, ठीक है। तो यही इसका एक मेन रोल है, क्योंकि ओराइसाइट अगर नहीं होगा तो जो जिस जीन को, जिस डीएनए को हमने भेजा है होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है, इट विल नॉट फॉर्म मल्टीपल कॉपीज, वो मल्टीपल कॉपीज नहीं बना पाएगा, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। और जब मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेंगी, ठीक है, तो वो डीएनए जो टारगेट डीएनए था वो कैसे पहुंच पाएगा न्यू डॉटर सेल्स के अंदर, जो आफ्टर सेल डिवीजन बनेंगी, ठीक है। तो ओराइसाइट का होना जरूरी है, ठीक है। एक तो ये रेप्लिकेशन हेल्प करता है, दूसरा इट ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर्स ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं आफ्टर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इट ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर्स, ठीक है। और देखो मेन बात यह है कि जो पीरियड 322 है ना, जो अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है, ये 15 गुना, ठीक है, ये 15 गुना रेप्लिकेट करते हैं इनटू दी होस्ट सेल्स, ठीक है। और जितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा बाय द हेल्प ऑफ ओराइसाइट, उतनी बार जो फॉरेन डीएनए हमने भेजा है इसके साथ जोड़कर वो भी रेप्लिकेट होगा, ठीक है। ये वाली बात थी। अब दो फंक्शन तो लग गए ना आपको, कि एक तो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन को, ठीक है, और जब कैसे करेगा, जब फॉरेन डीएनए को हम इसके साथ लाइगेट करके भेजेंगे तो इट शो रेप्लिकेशन विद द होस्ट सेल्स, और दूसरा इट कंट्रोल्स कॉपी नंबर्स, ठीक है। दो चीज आप याद रखेंगे। फिर सेकंड जो कैरेक्टर्स है बेटा, जो एक प्लाज्मिड डीएनए के अंदर होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होना चाहिए, ठीक है, वो है सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर्स और सिलेक्शन मार्कर्स, ठीक है। नाम क्या है इनका, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। और मार्कर्स कौन होते हैं, मार्कर्स वो होते हैं बेटा जो दो चीज के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको कि इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, इस पीबीआर 322 क्लोनिंग वेक्टर के अंदर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को इंसर्ट करवाया गया था, ठीक है, इसको बनाने के लिए। और जो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स थे, दे एक्ट एज ए सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। उनका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। कि ये वो जीन है, जीन क्या है, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, द सेट ऑफ नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये यहां पर देख लीजिए कि ये वो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस का सेट है, ठीक है, जो एक जीन बना रहा है, रेजिस्टेंट जीन बना रहा है, ठीक है। और नाम क्या उस जीन का, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। कि वो किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। और जो दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है, ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। जब इनका नाम ही रेजिस्टेंट जीन्स है, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, तो कॉमन सेंस की बात है किसके अगेंस्ट होंगे, ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे, अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है, कैनामाइसिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स फॉर इकोलाई, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, क्योंकि इकोलाई यहाँ पर एक होस्ट सेल्स की तरह हम बात कर रहे हैं, उसको यूज करने की, ठीक है। तो इस मतलब कैनामाइसिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, है ना, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इनको हम यूज कर सकते हैं ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है, मतलब इंसर्ट करवाने के लिए इस वेक्टर डीएनए के अंदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है, समझे। तो इस पीबीआर 322 के अंदर कौन से हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स है, ठीक है। दूसरा इनका जो मेन रोल है वो ये है कि these selectable markers are used to differentiate between transformant cells and non-transformant cells, ठीक है। आपको पता है कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो जाता है कहां पर, into the host cells, then these host cells will be known as transformant, ठीक है। तो वो होस्ट सेल्स क्या कहलाएंगी, ट्रांसफॉर्मेंट, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा चुका है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन है, फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए।
और जिन होस्ट सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। ठीक है, तो अब हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये थोड़ा पढ़ाऊंगा डीपली आपको मैं ना नेक्स्ट क्लास के अंदर, देखना भी समझ रहे जनरल सा, कि हम कैसे पता लगा सकते हैं इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से। ठीक है, कि भाई ये सेल्स ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि यहां पर समझे आप, जैसे कोई एक वेक्टर डीएनए बेटा, ठीक है, इस वेक्टर डीएनए में ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है, और साथ इसके है BAMH1, ठीक है, इसको भी देखते रहे साथ में, यहां भी समझे। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा कि जैसे जो BAMH फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है, ठीक है, वो कट कर देगा यहां से, अभी बताऊंगा कैसे कट करेगा। यहां से कट कर दिया, ठीक है, और जब यहां से कट कर दिया वेक्टर डीएनए को, तो साथ में क्या कट हो गया, टेट्रासाइक्लिन जीन्स, वो भी क्या हो गया बेटा, डिलीट हो गया वहां से, ठीक है, रिमूव हो गया। और यहां पर आपने लाइगेट कर दिया साहब इसको फॉरेन डीएनए को। ठीक है, अभी क्या बन गया है, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यू वांट टू ग्रो इन अ मीडियम। ठीक है, एक अगार मीडियम होता है जी, अगार मीडियम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मीडियम होता है, ध्यान रखना, अगार मीडियम, ठीक है, प्लस एंटीबायोटिक। ठीक है, तो अब दिमाग लगाइए कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, अच्छा पहले एक सुन लीजिए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पर बेटा, होस्ट सेल्स के अंदर। कहां ट्रांसफर किया है, होस्ट सेल्स के अंदर। ठीक है, अब मुझको आप नाम बताइए होस्ट सेल्स का। ये होस्ट सेल्स क्या कहलाएगी, दिस होस्ट सेल्स विल बी नोन एज ट्रांसफॉर्मेंट। क्या नाम होगा इसका बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, और जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर नहीं होता वो क्या कहलाती है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अब क्या है कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को आप ग्रो कराना चाहते हैं इस मीडियम के अंदर, ठीक है, एगार प्लस एंटीबायोटिक्स वाले मीडियम के अंदर। ठीक है, अब इस मीडियम के अंदर सपोज करो टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन है, एंटीबायोटिक का नाम क्या है, टेट्रासाइक्लिन है। तो अब बताओ कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब ये जो होस्ट सेल्स है, इट विल ग्रो और नॉट इन दिस मीडियम दैट कंटेंट टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, नहीं ग्रो होगा। ठीक है, ग्रो नहीं किस लिए नहीं होगा, क्योंकि इसका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स था बेटा वो क्या हो चुका है, वहां से रिमूव हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। हाँ, अच्छा, दूसरा, जब अगर आप इसको ग्रो करवाएंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग होस्ट सेल्स को उस मीडियम के अंदर दैट कंटेन एम्पिसिलिन, तो बताइए ग्रो होगा नहीं होगा, वो ग्रो हो जाएगा। ठीक है, क्यों ग्रो हो जाएगा वो, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स है। किसके अगेंस्ट, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। समझ लो आप इस चीज को। ठीक है, तो मेनली क्या है बेटा, जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं दे आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। ठीक है, कि अगर ये ग्रो नहीं कर पा रहा है टेट्रासाइक्लिन के अंदर, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के अंदर, ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या समझेंगे कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने BAMH फर्स्ट यूज किया था और जब BAMH फर्स्ट ने कट किया, ठीक है, तो स्पेस बना और साथ साथ में डिलीट कौन हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स वहां से डिलीट हो गया। ठीक है, अब जो ग्रो करवा के देखा है होस्ट सेल्स को किसके अंदर, उस मीडियम में जहां पर एंटीबायोटिक्स कौन सी, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो ये ग्रो नहीं करेगा, जो ग्रो नहीं करेगा तो समझेंगे कि ये सेल्स कौन सी हो चुकी है, अब ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा और पढ़ेंगे हम डीपली इसके बारे में बाद में। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझें कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं दे प्रोवाइड्स हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, एक ये ध्यान रखना। दूसरा क्या होता है कि जो नॉर्मल इक्वलाइज सेल्स होती हैं दे डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट जीन्स अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये मतलब बनाए जाते हैं प्लाज्मिड डीएनए ना कि आप मतलब बाहर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इंसर्ट करवाकर। ठीक है, तो जो नॉर्मल इक्वलाइज सेल्स हैं दे डू नॉट कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब जो थर्ड फीचर आ रहा है मेन बेटा, वो थर्ड फीचर है क्लोनिंग साइट्स का। ठीक है, क्लोनिंग साइट्स जिनको हम बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। क्या बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी तभी तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कट कर पाएंगे ना, किसको, वेक्टर डीएनए को। ठीक है, और जब वेक्टर डीएनए कट कर पाएगा, जब वेक्टर डीएनए को कट कर पाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, तभी तो वहां पर स्पेस बनेगा।
और जब स्पेस बनेगा तभी तो वहां पर हम लाइगेट कर देंगे किसको, फॉरेन डीएनए को, बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम्स। ठीक है, तो अब इसमें जान लीजिए जो PBR 322 है बेटा, इट कंसिस्ट 40 रेस्ट्रिक्शन साइट्स दैट आर आल्सो नोन एज रिकॉग्निशन साइट्स। ठीक है, बिकॉज रिकॉग्नाइज नाम क्यों दिया मैंने कि ईच स्पेसिफिक साइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स फॉर क्लीवेज, कटिंग के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ये है। तो अब देख लीजिए जो PBR 322 है, ठीक है, पूरा एक डबल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, समझे है ना, और इससे डबल सर्कुलर डीएनए की जो लेंथ है ना, वो आप देखें 4361 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं बेटा, जो इसकी लेंथ बनाते हैं। किसकी लेंथ, PBR 322 की। ठीक है, और इसका जो वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट, वो इतने डाल्टन होता है। ठीक है, ये हालांकि इतना कुछ वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाने, ठीक है, कि भाई कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स होंगे, है ना, इस प्लाज्मिक डीएनए के अंदर 4361 बेस पेयर्स, और वेट कितना होगा इसका, इस प्लाज्मिक डीएनए का 2.83 × 10⁻⁶ डाल्टन। ठीक है, डाल्टन में हम मेजर करते हैं ना इनका वेट, ठीक है, डीएनए का, है ना। अब बात चल रही है अपनी मेन चीज समझे कि जो ये प्लाज्मिक डीएनए है PBR 322 क्लोनिंग मतलब क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, इसके अंदर 40 रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी के अंदर इंडिकेट करा हुआ है सिर्फ 8 रेस्ट्रिक्शन साइट को। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। और अब देखो जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं उनको लर्न करने का इज्जत तरीका बताता हूं आपको मैं। ठीक है, कि जैसे ये BAMH1 साल फर्स्ट, PBU सेकंड, ठीक है, PSP फर्स्ट, PBU फर्स्ट, ECOR फर्स्ट, CLA फर्स्ट, हिंद थर्ड। ठीक है, अब इनका एक सिंपल सा तरीका है याद करने का। ठीक है, अगर आप डायग्राम में ड्रॉ करते हैं PBR 322 का, तो सिंपल सा भी क्या है कि भाई साहब पवन, पेस्ट्री और पाव एक कॉम्बो है। समझ गए आप इस चीज को। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा है याद करने का ये कि भाई साहब से आ रहा है BAMH1, साहब से ऐसा आ गया, पवन नाम है PV, पेस्ट्री PST, पाव PV, एक ECOR1, कोम्बो से C आ गया, है से H आ गया। ठीक है, कि भाई साहब पवन, पेस्ट्री एंड पाव एक कोम्बो है। ठीक है, ये तरीका है, ये ट्रिक है याद करने की, लेकिन वैसे आपको याद रखना दिमाग में। ठीक है, कि ये BAMH1 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, ये साल फर्स्ट है, ये PU सेकंड है, ये PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, ECOR फर्स्ट, CLA फर्स्ट, हिंद थर्ड। ठीक है, अब इनमें से एक जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो पहचानी जाती है बेटा किसके लिए, कटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हर एक रेस्ट्रिक्शन साइट्स कट हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक जो सर्कुलर डीएनए है, जो एक पैक्ड डीएनए है, इसके अंदर क्या बन जाएंगे बेटा, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप उस चीज को। तो यानी कि एक साइट कट होती है बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, और वो भी एक साइट कौन सी, दैट प्रेजेंट अलोंग विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ये आप ध्यान रखें, ठीक है, कि जिनके पास जैसे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है, एम्पिसिलिन और ये टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, इनके साथ ही प्रेजेंट होती है ये रेस्ट्रिक्शन साइट, जैसे BAMH1 और साल H1। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो इन चारों में से जैसे 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से ही कोई एक कट होगी। ठीक है, एक कट होगी तो पता ना कि स्पेस बनेगा तो वहां पर हम किसको जोड़ सकते हैं, फॉरेन डीएनए को, जो हमने बाहर निकाला है किसी सेल से। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम्स हम जोड़ देंगे फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए। ठीक है, तो आप देखें, अच्छा फिर ये भी समझ लेना कि हर जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है बेटा, इट कंसिस्ट स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। बताया था आपको मैंने, पैलिंड्रोमिक मींस क्या होता है, जैसा आप लिख रहे हैं डालडा, DALDA, ठीक है, डालडा। ठीक है, तो डालडा नहीं, वैसे अब बात कर रहे हैं मोम की, MOM बता चुका हूं आपको मैं। ठीक है, डैड की बात कर रहे हैं DAD, तो स्पेलिंग जैसे आप लिखेंगे ना DAD, यहां से लिखेंगे तो भी स्पेलिंग सेम आएगी, और यहां से लिखेंगे DAD तो भी स्पेलिंग सेम आएगी। ठीक है, तो हर एक रेस्ट्रिक्शन साइट के पास स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होता है, किसको इन्वाइट करने के लिए, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के लिए, क्योंकि हर
स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स पहचानता है अपना पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस फॉर कटिंग। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं बाम H1 का, ठीक है, कि अब जैसे बाम H1 यहाँ पर है ना, तो इस बाम H1 की जो पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होने चाहिए इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर, वो कौन सा होना चाहिए बेटा, GG80CC। अब इसके कॉम्प्लीमेंट देखें CCTA-GG। और जो बाम H फर्स्ट है ये पहले पहचानेगा कि भाई यहाँ पर ये सीक्वेंस है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस मिल जाता है बेटा तो बाम H1 कट कर देगा G और G के बीच में से, ठीक है, समझे आप इस चीज को, ठीक है। अब जब बाम H1 ने यहाँ G और G में कट कर दिया तो बेटा क्या बन गया, स्पेस बन गया, ठीक है। अब इस स्पेस में, ठीक है, हम जोड़ देंगे फॉरेन डीएनए, लेकिन उस फॉरेन डीएनए को भी कट किसने किया होगा, दिमाग लगाओ, बाम H फर्स्ट ने, ठीक है। तभी क्या बन गया, वेक्टर डीएनए पे यहाँ बन जाएंगे स्टिकी एंड्स और फॉरेन डीएनए के पास भी क्या बन जाएंगे, स्टिकी एंड्स, ठीक है। और ये स्टिकी एंड्स आपस में जाके मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, जैसे यहां से कट किया है तो ये इसका डिलीट हो गया पूरा, किसका डिलीट हुआ बेटा, ये वेक्टर डीएनए का, ठीक है। अब यहां हम बात कर रहे हैं फॉरेन डीएनए की, जो हमने बाहर निकाला है किसी सेल से, तो उसका भी सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए बेटा, बाम H1 के लिए यही नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होने चाहिए बेटा, ये नहीं होंगे तो कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां लिख दूं मैं फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब यहां से तो यहां से कट कर दिया ऊपर से वेक्टर डीएनए के अंदर, और फॉरेन डीएनए में यहां से कट कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जब यहां से कट कर दिया तो ये पूरा सीक्वेंस डिलीट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसको अब यहां से हटा दीजिए, ये हटा दिया आपने, ये हो गया जी, ठीक है। यहां से अब हटा दो आप बेटे इसको, अब ये जो बन गए वो क्या बन गया बेटा, स्टिकी एंड्स। ये क्या है, स्टिकी एंड्स। अब देख लो ये C है तो फॉरेन डीएनए क्या लेकर आ रहा है अपने साथ, G लेकर आ रहा है। अगर ये T है, फॉरेन डीएनए क्या लेकर आ रहा है, T लेकर आ रहा है। ये T है तो वेक्टर के पास A है, ये C है तो वेक्टर के पास G है, ठीक है। और ये चिपक जाएंगे दोनों, जब स्टिकी एंड्स जुड़ जाएंगे आपस में, और किससे जुड़ते हैं ये, डीएनए लाइगेज एंजाइम से, ठीक है, तब बन जाएगा अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। अब वापस रिवर्स गियर लगाइए और समझिए, ठीक है। मैं बात कर रहा था PBR 322 की, ठीक है, कि इसके पास 3 स्पेशल फीचर्स होते हैं, ओरिसाइट का होना, सेलेक्टेबल मार्कर्स का होना, ठीक है। अब देखो सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या रोल था, जैसे बाम H1 ने कट किया, ठीक है, तो कट करेगा स्पेस तो बनता ही बनता है, साथ में डिलीट क्या हो गया वहां से, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स भी क्या होगा बेटा वहां से डिलीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी अपने क्या अब यहाँ जुड़ चुका है, अब ये हिस्सा जो है ना, सॉरी ये हिस्सा ब्लैक से बनाते हैं अपन, ये अब क्या बन चुका है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। यहाँ पर फॉरेन डीएनए आके जुड़ चुका है, ठीक है, इस हिस्से के अंदर, इतने के अंदर, ठीक है। और डिलीट कौन सा हिस्सा हो गया, टेट्रासाइक्लिन वाला, ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे कि अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर इसको आप होस्ट सेल्स में इंसर्ट करा देंगे तो होस्ट सेल्स क्या कहलाएंगे बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट, क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब इन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को आप ग्रो करवाना चाहते हो बेटा एगार मीडियम प्लस टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो मुझको आप बताइए कि ये होस्ट सेल्स उसमें ग्रो होगी कि नहीं होगी, वो ग्रो नहीं होगी। वो ग्रो क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स था वो क्या हो चुका है, वहां से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तभी बताया ना कि सेलेक्टेबल मार्कर्स आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको, अभी समझा रहा हूं आपको मैं इस तरह से, ठीक है, एग्जाम्पल देकर कि भाई इस तरह होता है, ठीक है। और जैसे ही PU फर्स्ट अगर कट करता है यहाँ से तो कौन सा गायब होता, एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन्स से डिलीट हो जाते, ठीक है। तो देखो PU फर्स्ट और PST फर्स्ट, इनके साथ तो कौन सा है, एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन्स, और जो बाम H1 और साल फर्स्ट है इनके साथ कौन सा था, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो मेन आप ध्यान रखें 3 फीचर्स के बारे में, ठीक है। लास्ट अब जो आ रहा है वो है बेटा रॉब, ठीक है। रॉब जो जीन है, ठीक है, जीन इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पर नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस का सेट क्या बनाता है, जीन बनाता है, ठीक है।
ये कई बार बताते हैं बेटा, अब तो आपको समझ में आना चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है। अब जो रोप जीन होते हैं, रोप जीन कोड स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। क्या कोड करता है बेटा? ये स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज असेंशियल, ठीक है, दैट इज असेंशियल फॉर रेप्लिकेशन। आपको पता है कि जो अराई साइट होती है, ठीक है, पीबीआर 322 के अंदर इट इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि बात बताई थी ना आपको मैंने कि वहन फॉरेन डीएनए इज लिंक्ड विद ओराई साइट दैट इट शो मल्टीप्लेक्शन विद इन होस्ट सेल्स, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब उस प्रोसेस के लिए भी जो प्रोटीन, जो पूरा एक ना सिस्टम जो होना चाहिए ना, जो प्रोटीन एसेंशियल है रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, उसको कौन बना रहा है? रॉप जीन, ठीक है, जो एसेंशियल है रेप्लिकेशन के लिए। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। तो ये अपना बेटा टॉपिक था आज का पीबीआर 322, ठीक है, जो एक क्लोनिंग वेक्टर है, जीन क्लोनिंग वेक्टर, जो हेल्प करता है किसके लिए बेटा? जीन क्लोनिंग के लिए, ठीक है, जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, कि मेनली सिलेक्टेड मार्कर्स का रोल एक बार दोबारा हम देख लेंगे, ठीक है। और मेनली होगा बेटा कि कलर के बेस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी कैन इजिली डिफरेंशिएट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। नॉर्मल सी बात है बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा होगा? कि सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए जिसके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है, वो तो क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट कौन सा होगा? जिसके अंदर फॉरेन डीएनए एंटर हो चुका है, जिस प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए एंटर हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।